हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आरोह भाग 2 की पहली ही कविता है आत्म परिचय। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है आत्म परिचय। ये कविता न होकर एक गीत है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो भी कविताएं लिखी हैं उनमें संगीतात्मकता का पुट ज़्यादा है। वो गेय पद हैं। गेयता का गुण ज़्यादा होने के कारण इनको क्या कहते हैं, गीतों की संज्ञा दी गई है इनकी कविताओं को। तो ये एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय। जो एक कविता है ये एक गीत है। तो शुरुआत करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय भी एक बार हम देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं लगाएंगे। ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT, एस्टेट और HPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 में, इलाहाबाद में हुआ था। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्योंकि एस्टेट वाले बच्चों के पास समय बहुत ही कम है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हालावाद के प्रवर्तक कहते हैं। PGT एस्टेट वाले बच्चे याद रखेंगे, इन्हें हालावाद के प्रवर्तक कहते हैं। और उमर ख्वाब की जो रुबैयाँ थी उनका प्रभाव इनके काव्य पर देखने को मिलता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंडों में है ये इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में इनकी आत्मकथा है। और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का इन्होंने 3 जो रचनाएं हैं इनका अनुवाद किया है। और प्रवासी की डायरी जो है, हिंदी की विधा की दृष्टि से इन्होंने एक ये डायरी लिखी है। तो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की हमारी ये रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। एक बार जरूर पढ़ लेना PGT एस्टेट वाले बच्चे, यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रसिद्ध है। यानी कि वाङ्मय का मतलब होता है यहाँ पर इनका जो पूरा संपूर्ण साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन हुआ सन 2003 में मुंबई में। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, ये इनकी एक प्रमुख पंक्ति है इनके द्वारा रचित। और 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, मतलब 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंध रखे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। विदेश मंत्रालय में मतलब इन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के आधार पर काम किया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और आकाशवाणी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। मतलब क्या है, ये उत्तर छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो उत्तर छायावाद से तुरंत पहले छायावादी काल आता है। छायावाद में आपको पता ही 4 महान स्तंभ हैं। निराला है, महादेव वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये है। तो इस छायावाद में क्या थी, वक्रता की बजाय उसमें वक्रता थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी कविताओं में सीधी सादी जीवंत शैली का और छंद मुक्त शैली को इन्होंने अपनाया। अपनी कविताओं में व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। तो ये क्या कहा है, व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई जो सहज अनुभूतियां थी इनकी, उन्होंने ईमानदारी से उसे अपनी रचनाओं में प्रकट किया। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मतलब जो इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटनाएं घटी उन्हीं को इन्होंने काव्य का रूप दे दिया। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषण
विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मतलब इनको कहने का मतलब ये है कि इनकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का असर है। जीवन एक तरह एक मधु कलश है। मतलब जीवन एक तरीके से इन्होंने क्या कहा है, एक मधु कलश की तरह है। दुनिया एक मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। क्या कहा है इन्होंने कि मनुष्य की संपूर्ण जो जीवन है एक मधु कलश है और ये जो दुनिया है इसे मधुशाला कहा है। मतलब ये दुनिया है एक मधुशाला है और इसके अंदर कोई एक आदमी है जो जिंदगी जीता है, उसका जो जीवन है उसे मधु कलश कहा है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। कविता का एक घूंट यानी कि जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव में स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाने सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि अगर मनुष्य प्रेम को अपनाए अपने जीवन में, प्रेम क्यों क्या करता है, एक नई उमंग भरता है, एक नया उल्लास भरता है मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य को प्रेम 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 पूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए। और अगर हम प्रेम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, अपने भावों के अंदर प्रेम का संचार कर लेते हैं, अपने जीवन में प्रेम का संचार कर लेते हैं, तो इस दुनिया से सारे झगड़े तुरंत काफूर हो जाएंगे। बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं, इन्हें हालावादी दर्शन भी कहते हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। देखो, बच्चन का कवि रूप सबसे ज़्यादा विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी। इनकी जो आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है वो पेपर में ज़रूर पूछ ली जाती है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक हालावाद के प्रवर्तक रहे हैं ये। उमर ख्वाब की रुबाइयों का जो असर है इनकी कविताओं में देखने को मिलता है और जो अपने व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई घटनाएं थी उन्होंने कविताओं का रूप दिया, यानी कि भावों की अभिव्यक्ति दी। और यहाँ उनकी कविता, अब इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाना चाह रही थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसकी रीडिंग ले रही हूँ, क्योंकि कविता भी, ये गीत भी बहुत लंबा है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय, एक तो हम आत्म परिचय पढ़ेंगे और एक गीत पढ़ेंगे। और ये आत्म परिचय और गीत ये दोनों ही हमारे आरो भाग 2 में संकलित हैं और ये दोनों ही हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। और हरिवंश राय बच्चन जी का जो निशा निमंत्रण संग्रह है उसमें से लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछते हैं। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो इसमें कवि कह रहा है कि दुनिया को हम जान लेते हैं लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को कभी नहीं पहचान पाता। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। कह रहा है कि दुनिया के साथ जो हमारे अनुभव है वो खट्टे मीठे चलते रहते हैं। तो यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हम दुनिया से अलग हटकर इस जीवन में जीवन व्यापन नहीं कर सकते। दुनिया हम अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। कह रहा है कि इस दुनिया से, इस समाज से, चाहे हमें इस संसार से कितने ही कष्ट मिल जाए, चाहे वो प्रशासन से कष्ट मिले, चाहे दुनिया के ताने बानों से मिले, व्यंग्य बाणों से हमें कष्ट मिले, लेकिन हम इस दुनिया से कटकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म भी उद्घाटित करता चलता है। तो आत्म परिचय जो है, यहाँ पर कवि ने कहा है, अपना ही परिचय दिया है इस कविता में और उसके मन में द्वंद्व चलते रहते हैं। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मतलब जीवन में विरोध है, लेकिन विरोध मतलब
प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन फिर भी कवि सामंजस्य बैठाता हुआ जीवन को जीता है। कवि कह रहा है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कलह है। मतलब इस दुनिया में चारों तरफ कलह है, सन्नाटा है और मतलब ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी कवि जो है प्रीति को लेकर यानी कि प्रेम को लेकर इस जीवन में चलता है। कहकर मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद। मतलब उन्माद मतलब जो खुशी के पल हैं, उन्हीं में वो उन्मादों में अवसाद भी है, मतलब खुशियों में उसके दुख भी हैं। रोदन में राग भी है, जो कर कवि अपने विरह में रोता है तो उसमें उसका संगीत भी छिपा हुआ है, और शीतल वाणी में आग भी है। तो ये कवि के जो है विरोधों का सामंजस्य है। मतलब शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है? इसका अर्थ ये है कि कवि की जो स्वभाव है वो तो शीतल वाणी है, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाने के लिए भी कवि तैयार है। अर्थात प्रतिरोधी क्षमता भी कवि के अंदर है। इस प्रकार से उसके अंदर आग भी है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ। कह रहा है कि दुनिया में तो हूँ, लेकिन मैं दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरता हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, मतलब मैं दुनिया में अर्थात मैं इस बाजार में रहता हूँ, दुनिया रूपी बाजार में रहता हूँ मैं, लेकिन इस दुनिया से दबता नहीं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ कि मैं उनके तलवे चाटूं। जैसा कुछ कहने का उसा ठस्सा पैदा हुआ है, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। मतलब ये कवि के अंदर जो गुण है ये सारे, यही इन्होंने छायावादोत्तर जो इनका गीति काव्य है उसका प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का ये विग्रह उन्हें दूर टिमटिपाते तारों की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशान मंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैहिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, ये तो इतना ज़्यादा आपको क्या ही काम का, मैं काम की बात आपको बता देती हूँ। ये इस कविता के बारे में बता रहा है कि कवि जो है सामंजस्य की और विरोधों से भरी हुई जिंदगी जी रहा है। किस प्रकार से जी रहा है, जैसे कि ये लाइनें थी ये आपको याद रखनी है कि उन्मादों में अवसाद है, रोदन में राग है, शीतल वाणी में आग है, और विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य से बनाते हुए कवि अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मैं इस दुनियादारी का मैं हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मैं दुनिया में रहता हूँ, मुझे पता है कि इस दुनिया से अलग रहकर मैं जीवन यापन नहीं कर सकता। मैं दुनिया में रहता हूँ, लेकिन दुनिया से मैं डरता नहीं हूँ, या दुनिया का दबदबा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ये कहा है इस कविता में कवि ने। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की एक अलग विशेषता है। करवा कह रहा है कि इन्होंने अलग ही ऐसे बिंबों का प्रयोग किया है जो एक अगोचर सत्य की रूहानी, मतलब जो सत्य हमारे सामने है भी नहीं और उस सत्य को हमें महसूस कराने की जो क्षमता है इनके काव्य में है। ये गीत उसका एक बेहद नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है। कह रहा है कि किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन। कह रहा है कि चाहे तो मेरी प्रिय से मिलने का कोई बहाना हो या कोई विषय से भावी, मतलब कोई भी ऐसी घटना जो हमें ये आश्वासन देती है, कोई ना कोई आश्वासन देती है हमें जीवन में आगे बढ़ने का, और हमारे पैरों में क्या कर देता है वो आश्वासन या वो आलंबन, हमारे पैरों में क्या भर देता है, चंचलता भर देता है। अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से अभिषिप्त हो जाते हैं। कह रहा है कि अगर कवि कह रहा है कि अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं होगा ना, प्रेम नहीं होगा या कोई आलंबन नहीं होगा, या हमारे मन में किसी के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं होगी, तो हमारे जीवन में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी, और वो जड़ता जीवन में ठीक नहीं है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो कवि कह रहा है कि हमें इस गीत में
बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते, कवि कह रहा है कि ये सत्य है कि समय गुजर रहा है, समय बहुत तीव्र गति से बीतता जा रहा है और समय रहते हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। और कवि कह रहा है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य के ज़्यादा समीप पहुंचने वाले होते हैं तो हमारे पैरों में चंचलता और भी तेज होने लगती है। ठीक है, तो जो अगर कुछ पाने का जज्बा होता है तो पैरों में अपने आप ही चंचलता आ जाती है। तो ये एक गीत के कहने का भावार्थ था। अब हम यहाँ पर कवि की जो गीत है आत्म परिचय ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आत्म परिचय में ये 10-12 पद हैं, बारी बारी इनका हम सरलार्थ भी करेंगे और देखते जाते हैं क्या कुछ इनमें महत्वपूर्ण है। ये बच्चन जी के वैसे जीवन परिचय में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है। कवि कह रहा है कि देखो सबसे पहले कि इस कविता से ही आपको पता, इसके नाम से ही पता, आत्म परिचय। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम पूर्ण जीवन का, यानी कि प्रेम में व्यक्तित्व का परिचय दिया है। प्रेम में व्यक्तित्व का परिचय दिया है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी एक प्रेम और मस्ती के कवि रहे हैं और अपने जीवन में उन्माद को लेकर इस संसार में घूमते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि इस मैं जग जीवन का मतलब इस संसार का भार अपने कंधों पर लेकर घूमता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मुझे इस दुनिया की चिंता है, इस दुनिया का जो दुनिया के में जितने भी सांसारिक बाधाएं और जो कष्ट हैं उन सभी को लेकर मैं इस दुनिया में फिरता हूँ। फिर भी मैं कह रहा कि मैं मेरे जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से कष्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं इस जीवन में प्यार को ही लेकर घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि किसी ने मेरे जीवन जो है सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कह रहे कि मेरे हृदय को किसी ने झकझोर दिया है, मैं सांसों के वही दो तार लेकर घूम रहा हूँ। कि कवि कह रहा है कि कवि भी किसी से प्रेम करता है और उसी ने उसके जो हृदय को झकझोर कर रख दिया है। मतलब किसी प्रिया ने कवि के हृदय को छूकर झंकृत कर दिया है और जिससे कवि के सांसों में संगीत के तार बजने लगे हैं। ठीक है, मतलब कवि ये कि आज भी उसी प्रेम के झंकार में लीन रहता है और भाव यह कि भले ही उस कवि के सामने कितनी बाधाएं या रुकावटें आ जाएं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता और प्रेम के सहारे ही सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो ये था इन पंक्तियों के कहने का भावार्थ। चलते हैं अगली दो पंक्तियों की तरफ। तो ये थे हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं। बीच में मैंने थोड़ी सी वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो यहाँ पर सांसों के दो तार में जो है रूपक अलंकार है और जग जीवन में अगर बात करें जय जय की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं हम दूसरी पंक्तियों की तरफ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इन कविताओं में अपना प्रेम में व्यक्तित्व परिचय देते हुए कहा है कि मैं हमेशा स्नेह सुरा मतलब स्नेह रूपी मदिरा का ही पान किया करता हूँ। अर्थात मैं अपने जीवन में केवल प्रेम को ही महत्व देता हूँ, कभी न जग का ध्यान दिया किया करता। कवि कहता है मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता, जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते। कवि कहता है कि मैं कभी भी इस संसार की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, कभी भी संसार की तरफ आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि ये संसार उन्हीं को पूछता है जो उनकी जैसी बातें करता है। अर्थात ये संसार उन्हीं को महत्व देता है जो जो इस संसार की बातें करता है। कवि कह रहा है कि मैं अपने ही मन का गीत गाता हुआ इस दुनिया में फिरता हूँ, मैं कभी भी इस संसार की कोई परवाह नहीं करता। अर्थात कवि ये कह रहा है कि इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, संसार मेरे बारे में। कवि के ऊपर देखो प्रेम का पागलपन है, कवि के ऊपर यौवन का पागलपन यौवन अवस्था का जो पागलपन है वो छाया हुआ है और
अपने प्रेम को पाने के लिए उसके रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए ये कवि कह रहा है कि ये तो जग की आदत है, वो तो कोई ना कोई बात कहेगा ही, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं कभी भी उन जग की अर्थात इस संसार के लोगों की किसी भी बात की कोई परवाह नहीं करता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब होता है भाव अर्थात विचार। निज का मतलब होता है अपने और उर का मतलब होता है हृदय। कवि कह रहा है कि मैं अपने ही हृदय के विचारों को लेकर इस संसार में घूमता हूँ। मैं निज उर के उद्गार अपने ही जीवन के अपने निजी अपने जीवन के जो भाव हैं, अपने हृदय के जो भाव हैं, उन्हीं को लेकर इस संसार में प्रेम का संदेश देता हुआ घूमता फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और ये जो मेरे उद्गार हैं अर्थात जो मेरे अपने भाव हैं, वही मेरे लिए उपहार के समान है। यही अपने निज उर के उपहार ही मेरे हृदय के जो भाव रूपी उपहार हैं, उन्हें लेकर मैं इस संसार में सर्वत्र फिरता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है। ये अपूर्ण संसार जो है कवि को अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ये देखो इन पंक्तियों में कवि एक अलग समाज की एक आदर्शवादी समाज की स्थापना करना चाहता है और उस आदर्शवादी समाज का सपना लेकर ही कवि जो है इस संसार में फिरता है, क्योंकि ये जो संसार है ये कवि को अपूर्ण लगता है, क्योंकि ये संसार के जो लोग हैं वो प्रेम को कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए संसार ये कवि को भाता नहीं है, कवि को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रेम में संसार की रचना करता हुआ कवि इस संसार में फिरता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब कवि कह रहा है कि हृदय हृदय का मतलब अपने ही दिल में, अग्नि का मतलब सबको पता है, दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय के अंदर या मेरे अंदर जो वियोग है या मेरे पास अपनी प्रिया का जो वियोग है या वो अपना कोई भी उसका सगा संबंधी भी हो सकता है, कवि की प्रिया भी हो सकती है या अपना कोई विशेष भी हो सकता है यहाँ पर, जिसके लिए कवि जलता रहता है अर्थात विरह की अग्नि है कवि के हृदय में। कह रहा है कि मेरे हृदय में भी विरह है, विरह की अग्नि में खुद ही जलता रहता हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर जो विरह है, जो दुख है, वो मैं किसी और को नहीं दिखाता। अब मेरे जो सुख और दुख हैं, दोनों ही स्थितियों में मैं समान भाव से अपना जीवन यापन करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कह रहा है कि दुनिया के लोग इस संसार को पार उतरने के लिए नौका का सहारा लेते हैं अर्थात विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, लेकिन कवि कह रहा है मैं इसी भव सागर की मौजों पर अर्थात किनारों पर मस्त रूप से विचरण करता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। देखो कवि के उन्माद मतलब पागलपन है, कवि के अंदर यौवन का पागलपन है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि मतलब किसी के प्रति कवि को प्रेम है, किसी का प्रेम है कवि के हृदय में और इसलिए या कवि के यौवन के समय में किसी से उसे कवि को किसी से प्रेम है, यौवन के द्वार पर कवि खड़ा है और कवि को किसी का प्रेम कवि के हृदय में है और कवि कह रहा है उसी प्रेम का सहारा लेकर मैं इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ और उन्हीं उन्मादों में मतलब उसी पागलपन के अंदर मेरे अंदर कुछ दुख भी है, लेकिन इन सुख और दुख सभी को साथ लेकर मैं इस दुनिया में घूमता रहता हूँ। जो मुझको भार हंसा, देखो इन पंक्तियों में बहुत ही गहरा भावार्थ है। जो मुझको बाहर हँसा, कह रहा है कि कवि कहता है कि मेरे हृदय के अंदर किसी के प्रति जो प्रेम है, वो उसको देखकर मैं हँसता हूँ। अर्थात इस संसार का तो मैं ये दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो जो प्रेम है वो मुझे भीतर ही भीतर रुलाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में किसी की याद है, जो मुझे बाहर से तो हँसता हुआ दिखाती है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस विरह की अग्नि में जलता रहता हूँ। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। कर यतन मिटे सब, कवि कह रहा है कि इस संसार के सभी लोग सारे प्रयास करके मतलब थक चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस संसार की सच्चाई को नहीं जाना। नादान वही है हाय, नादान मतलब मूर्ख कहा है एक तरीके से कवि ने। नादान मतलब ना समझ या मूर्ख वही है हाय।
जहाँ पर दाना, दाना का मतलब यहाँ कवि ने लाभ से लिया है। कवि कह रहा है कि जहाँ पर मनुष्य अपने लाभ के लिए अर्थात धन संपदा को संचित करने के लिए इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं, अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करते हैं और सारा दिन क्या करते हैं, इस अपने भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में भागते रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, कवि कह रहे हैं भागते रहते हैं, कवि कह रहा है कि फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी न सीखे। कवि कह रहा है कि कवि ने सच्चाई नहीं जाना, सत्य को नहीं पहचान पाया कि इस भागदौड़ के पीछे कुछ भी नहीं रखा है, तो कवि ने इस संसार के लोगों को मूर्ख कहा है। कि कह रहा है कि इस पर भी उन्होंने नहीं सीखा कि इस धन वैभव के पीछे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, फिर भी इसको दौड़ने के पीछे, इसको सुख सुविधाओं को पाने के पीछे भागते फिरते रहते हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाया। देखो, सीखा ज्ञान भुलाया। इस प्रकार की जहाँ पर पंक्तियाँ होती हैं, वहाँ विरोधामूलक अलंकार होता है। कवि कह रहा है कि इस संसार से जो कुछ भी मैंने सीखा है, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान लिया है, उस सीखे हुए ज्ञान को मैं भुला रहा हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि इस संसार के लोग अपने सुख सुविधाओं के पीछे, धन वैभव के पीछे अपने इस जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं और प्रेम का उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। कवि कह रहे हैं कि संसार से जो कुछ भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने इस सत्य को जान लिया है। कवि कह रहा है कि मैंने सब लोग तो प्रयास कर करके थक चुके हैं, वो सत्य को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने सत्य को जान लिया है कि संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं वो नश्वर हैं, वो क्षणिक हैं, उनमें कोई भी सुख नहीं है। मनुष्य इन सब भौतिक वस्तुओं को त्याग कर ही सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। ये इन पंक्तियों का भावार्थ था। मैं और जग, और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि कह रहा है कि इस देखो यहाँ पर 3 बार और आया है, तो यहाँ पर आपको यमक अलंकार भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर जो 2 और हैं, एक पहला और एक ये अंतिम और है, ये यहाँ पर किसी और की तरफ यानी कि अन्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि ये संसार कुछ और है, अर्थात मैं इस संसार से अलग हूँ, मेरा इस संसार के साथ कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है कि ये संसार जैसा है, इस तरीके के संसार की कल्पना तो मैं अपने स्वप्नों में रोज करता हूँ और रोज मिटाता हूँ। यहाँ पर भी कवि का भावार्थ ये है कहने का कि वो एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है और जब उसकी कल्पना में उस आदर्श समाज की स्थापना नहीं होती है, तो वो उसे मिटा देता है और फिर से दूसरे संसार की कल्पना करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग मतलब ये संसार इस धरती पर धन वैभव को जोड़ता है। मैं उस धन वैभव को प्रति पग अर्थात हर पल ठोकर मारता हूँ, ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ, अर्थात उस धन वैभव को, उस धन दौलत को मैं ठुकराता हूँ जो हमें सुख में जीवन नहीं जीने देती। तो यहाँ पर ये कवि के कहने का भावार्थ था। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन, निज मतलब अपना खुद का और रोदन मतलब होता है जो रोना और राग का मतलब होता है संगीत। कवि कहता है कि जब मैं अपनी प्रिया की याद में मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, अर्थात मैं जब रोता हूँ तो उसमें भी मुझे संगीत का स्वर सुनाई देता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि स्वभाव से तो मेरा स्वभावगत तो मेरा जो स्वभाव है वो प्राकृतिक तौर पर तो मेरा जो स्वभाव है वो शीतल है, लेकिन मेरी वाणी में भी आग है। इसके पीछे कवि के कहने का भावार्थ ये है कि कवि के अंदर विद्रोह की आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, प्रासाद प्रासाद निछावर, प्रासाद का मतलब महल, ऊंचे ऊंचे जो कंगूरे होते हैं महल के, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि ने यहाँ अपने प्रेम को टूटा फूटा कहा है, खंडर के समान कहा है, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं अपने इस टूटे फूटे खंडर रूपी प्रेम पर भी बड़े बड़े महलों को न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि कवि को अपने उस प्रेम में भी सब कुछ दिखाई देता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
कवि कह रहा है कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, अर्थात मैं प्रेम में पागल हूँ। अगर जब मैं प्रेम में रोता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं गीत की रचना कर रहा हूँ, अर्थात मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। मैं फूट पड़ा का अर्थ है यहाँ पर, अर्थात मेरे मन से जो भावों का उद्गार हुआ है उसे तुम कहते हो कि मैं छंद बना रहा हूँ। क्यों कवि कह रहा है कि मेरे हर एक भाव को कवि ये संसार मुझे क्यों कवि कहता है, कवि कह रहा है कि मेरे मन से निकलने वाले भावों को देखकर कवि मुझे, ये संसार मुझे कवि की संज्ञा क्यों दे रहा है, ये संसार मुझे कवि क्यों कह रहा है। अर्थात कवि ये कह रहा है कि मैं तो अपने भावों को मेरे मन के जो भाव प्रबुद्ध हो रहे हैं, जो मेरे मन से भाव निकल रहे हैं, उन भावों को देखकर ये संसार मुझे कवि की संज्ञा क्यों दे रहा है। मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूँ और दीवाने होने के तरीके से या स्वभावगत मेरे मन से जो भाव निकल रहे हैं, अर्थात दीवाना होने के कारण मैं किसी के प्रेम में जब रोता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, और जब मेरे मन में भाव फूटते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं छंद बना रहा हूँ। अर्थात लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं। मैं तो एक पागल हूँ, अर्थात दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मस्ती, मस्ती, और निशेष का मतलब है पूर्णता। कह रहा कि मैं पूर्ण रूप से मस्ती लेकर फिरता हूँ। मैं दीवानों की वेशभूषा में ही संसार में घूमता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं ऐसे गीतों की रचना करता हूँ, ऐसे प्रेम और मस्ती और उल्लास से भरे गीतों की रचना करता हूँ, जिसको सुनकर ये संसार झूम जाता है, झुक जाता है और लहराने लगता है। ठीक है, आगे हैं। ये कविता तो आपकी आत्म परिचय कविता हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये इनके पैराग्राफ्स जितने भी थे, इनमें कवि यही कहना चाहता है कि कवि जो है एक प्रेम में कवि है, उसके जीवन में उल्लास है, प्रेम है, उमंग है, और यही उल्लास और उमंग जो है वो इस संसार में फैलाना चाहता है, और प्रेम का संदेश ही दुनिया के लोगों को देता है कि प्रेम के सहारे तो तुम जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी दूर कर लोगे। अब यहाँ पर कवि की एक और रचना है जो निशा निमंत्रण में संकलित है। ये भी एक गीत है, ये भी, और एक गीत है ये, मतलब एक गीत है, एक गीत के नाम से निशा निमंत्रण में संकलित है, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और पढ़ते हैं इसमें क्या कहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि ये हरिवंश राय बच्चन जी कह रहा है कि एक मुसाफिर जब अपने रास्ते में चलता है तो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, और जब वो अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि अब तो रात होने वाली है, मुझे थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, मेरी मंजिल भी अब दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कह रहा है कि जब ये लगता है कि हमारी मंजिल हमारे पास है तो हमारे पाँव में और भी थोड़ी तीव्रता आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जब मनुष्य का लक्ष्य उसके सामने होता है और मंजिल उसको दिखाई देने लगती है तो उस लक्ष्य को, अर्थात उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारे जो जो पथिक है, जो रागीर है, उसके पाँव में और अधिक चंचलता आ जाती है। ये कहने का भावार्थ है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर एक और रूपक बांधा है चिड़िया का। कवि ने एक रूपक बांधा है चिड़िया का, और चिड़िया का भी एक उदाहरण दिया है कि चिड़िया जब सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर जाती है और पूरा दिन दाना चुगकर जब उसे वो वापस घर आने की सोचती है तो उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, शाम होने वाली है, उसे घर पहुंचना चाहिए। उसके बच्चे जो हैं घोंसलों से झांक रहे होंगे, इस आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि उनकी माँ अभी आने वाली है। तो यह जो बात है, कवि के हृदय में चिड़िया के पैरों में भी चंचलता
भर देती है। तो यहाँ पर कवि ने एक रूपक आप सबके सामने प्रस्तुत किया है कि और उसके कवि के कहने का भावार्थ तो वही है कि मनुष्य को जैसे ही अपना लक्ष्य सामने दिखाई देता है, जिस प्रकार चिड़िया को ये लक्ष्य था कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, वो घोंसलों से झाँक रहे होंगे कि उनकी माँ उनके लिए चुगा लेकर आने वाली है। तो ये सोचकर चिड़िया जिस प्रकार से जल्दी-जल्दी चलने लगती है, उसी प्रकार से अगर किसी मनुष्य का लक्ष्य सामने है और मंजिल उसे दिखाई दे रही है, तो मंजिल को देखकर उसके पैरों की तीव्रता और भी अधिक जल्दी हो जाती है। आप देखो लास्ट पैराग्राफ में कवि ने अपने वियोग का वर्णन किया है। कवि के मन में जो प्रेम है, किसी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम में उसे वियोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि कवि की जो प्रिया है उसका उससे मिलन नहीं हुआ है। और मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब बेचैन। कवि कह रहा है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है, अर्थात कवि के मन में प्रेम तो है, लेकिन उसका प्रिया जो है, उसके प्रिया का जो प्रेम है वो उसे नहीं मिल पाया है। और कवि कह रहा है उसका वियोग उससे हो रहा है। और कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए चंचल हूँ। यहाँ पर भी प्रश्नात्मक उदाहरण का प्रयोग किया गया है, प्रश्नात्मक जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। और कह रहा है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए मैं बेचैन हूँ। ये प्रश्न स्थिल करता पद, देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि के पद कैसे हो जाते हैं, तो कवि के पद तो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो चिड़िया के पद हैं उसमें चंचलता आ जाती है। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखना है आपको। कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए तो यहाँ पर कोई भी बेचैन नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात किसके लिए मैं अपने पैरों की गति में तीव्रता भरूं। ये प्रश्न स्थिरता करता पद को कह रहा है कि ये प्रश्न जैसे ही मन में आता है, अर्थात कवि कह रहा है कि मेरा इंतजार करने वाला, मेरे लिए बेचैन होने वाला कोई भी नहीं है। ये बात कवि के मन में आते ही कवि के जो पैर हैं वो स्थिर पड़ जाते हैं, अर्थात उनके पैरों की जो गति है वो कमजोर पड़ जाती है। उर में विहलता, वो मतलब कवि कह रहा है कि मेरे लिए किसी के हृदय में कोई बेचैनी नहीं है। ये बात सोचकर कवि के पैरों में स्थिरता आ जाती है, अर्थात मंदापन आ जाता है, कवि की जो चाल है वो धीरे हो जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन ये जो गीत था, इन गीत के माध्यम से कवि ये कहता है कि अगर मनुष्य का लक्ष्य सामने है, अगर मनुष्य का कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो जल्दी जल्दी तब चलता है जब उसे सामने अपनी मंजिल दिखाई देती है। तो ये था आपके एचपीएससी सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए, और जो आपके 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस हमारे पीजीटी एस्टेट वाले स्टूडेंट के सिलेबस में दिया गया है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। पीजीटी वाले बच्चे इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये एक गीत है, आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत है। और ये जो है ये निशा निमंत्रण नामक जो उनका संग्रह है उसमें संकलित किया गया है। निमंत्रण निशा निमंत्रण एक काव्य संग्रह है हरिवंश राय बच्चन जी का, उसी के अंदर ये आत्म परिचय गीत जो है संकलित है। और हरिवंश राय बच्चन जी की इसमें क्या है, अगर काव्यगत आपसे विशेषताएं पूछे तो यही हैं कि संगीतात्मकता है, छंद मुक्त भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, यहाँ पर पदों का प्रयोग किया है, और उमर ख्वाब की रुबाइयों का असर आपको देखने के लिए मिलता है, प्रसाद गुण है, और वियोग रस का भी सुंदर परिपाक हुआ है। तो ये थी हमारी आज की कविता। आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और एक बार जल्दी जल्दी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे इन्हें जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ लें। और यही प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो पीडीएफ है, सॉरी वो एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ जो संपूर्ण आरव भाग 2 के नाम से आपको मिल जाएगी। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है वो पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे उसे देख लें। संपूर्ण आरव भाग 2 के गद्य खंड के नाम से आपको क्या मिल जाएगी, एक पीडीएफ आपको, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी आरव भाग 2 की एक पहले ही कविता थी, आत्म परिचय मैंने यहाँ पढ़ा दी है, इसके एमसीक्यूज आपको देखने हैं। तो आरव भाग 2
संपूर्ण आरोह भाग 2 एमसीक्यूज माँ मैराथन के नाम से आपको थंबनेल लगा हुआ दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, अगर प्लेलिस्ट में भी ऐड नहीं किए तो आप वीडियोज में चेक कर लें, आपको मिल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट, इतना सहयोग करने के लिए।